भारत माता की। आज यहाँ पे मंच नहीं है, इसलिए मंच पे बैठे साथी नहीं बोलूंगा। जाजम पे बैठे हुए सभी मेरे साथी, क्योंकि मंच लगाना हमने छोड़ दिया है, सब बराबर है, इसलिए मंच की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कुमावत, मेरे साथी रतननाथ जी, मेरे साथी कालूराम जी और बाकी कमेटी के हमारे हैं सभी जो साथी, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। बहुत कुछ सबने बता दिया है। मैं आगे क्या रणनीति होगी और हम लोग कैसा करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। नंबर 1, आंदोलन शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, हमारे क्या इश्यू है, हमारे एजेंडा क्या है, हमने जो मांग रखी है वो कानून सम्मत है या नहीं है, वो सब हमने स्टडी किया हुआ है। एक एक लाइन स्टडी किया हुआ है। सभी आयोगों की रिपोर्ट भी हमने एक एक लाइन स्टडी की हुई है। आपस में हमारे जो साथी ज्ञान सिंह जी, बाकी जो हमारे साथी, सब में आपस में हमने चर्चा की है, क्योंकि हम समाज को साथ लेके चल रहे हैं। एक छोटी सी गलती, हम तो हमारे कहने पे समाज आ रहा है, एक छोटी सी गलती भी समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यही सोच के हमें एक एक चीज़ का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। इसलिए मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, जो रास्ता हमने लिया है वो रास्ता कानून सम्मत है, वो रास्ता न्याय सम्मित है, और वो रास्ता ही हमें अपने जीवन में परिवर्तन वाला रास्ता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन शुरू करने से पहले हमने दूसरे आंदोलन का भी स्टडी किया है। आंदोलन की सबसे बड़ी गलती, अभी जो पेंसिया सब बता रहे थे, मैं उसके ऊपर बता रहा हूं, सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है आंदोलन करने के बाद, क्योंकि जब आंदोलन लास्ट में होता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब आंदोलन पीक पे होता है तो सरकार बातचीत के लिए आती है, और बट नेचुरल है, हम भी बातचीत के लिए जा रहे हैं। हम तो कोई समाज सरकार के साथ कोई तलवार लेके नहीं जा रहे हैं। बातचीत होती है, एक समाधान निकलता है, हम सरकार पे विश्वास करते हैं, सरकार हम पे विश्वास करती है, उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप यही है, ट्रैप समझते नहीं, जाल, हिंदी में उसका अर्थ है सबसे बड़ा जाल यही है, शिकंजा। क्योंकि सरकार यह समझती है कि अभी ये लोग दोबारा से आंदोलन नहीं कर पाएंगे, इतनी भीड़ दोबारा इनके पास आने वाली नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि हमने बालराई का आंदोलन किया, आपने देखा करीब 50,000 लोग आए, पुलिस के साथ भी झड़प हुई, 32 घंटे हाईवे बंद रहा। पहली बार इतिहास में डीएनटी के कारण हमने हाईवे बंद नहीं किया, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए 32 घंटे हाईवे बंद रहा। उसके बाद सरकार झुकी, सरकार से वार्ता हुई, हम भी उम्मीद लेके गए, हर आदमी उम्मीद लेके जाता है जो सरकार से वार्ता होती है कि भाई अभी हमारा समाधान होगा, क्योंकि हम संघर्ष करके आए हैं। सरकार को हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, सरकार ने बड़ी मीठी मीठी बातें हमसे की कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इतना सारा नॉलेज आपने अध्ययन किया है, हमारे पास तो इतना नहीं है, आपकी बात भी सही है, मांग भी सही है। उस दिन हमें लगा कि भाई इसका हल निकलने वाला है।
सरकार ने बोला कि नहीं भाई, इतने सारा आपने अच्छा दिया, मैं 3 महीने हमें वार्ता के लिए चाहिए। हम आंदोलन के फॉर्म में थे, जोश में थे। मैं बोला 3 महीना नहीं, 1 महीना देंगे। फिर भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर अविनाश गहलोत थे, ओटाराम जी देवासी थे। ओटाराम जी देवासी क्योंकि अपने समाज के, उन्होंने बोला कि भाई चलो बीच का रास्ता रखते हैं, 2 महीने। समाज का कोई आदमी कहते हैं तो अपने को बात माननी पड़ती है। हमने 2 महीने माना। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें आगे भी घटित होने वाली हैं। सरकार ने अपने मिनट्स में 3 महीना लिखा। कितना लिखा? तो पहली बात से उन्होंने जो 2 महीने का आश्वासन दिया था, वो आश्वासन उन्होंने छोड़ दिया। फिर भी हमने सोचा चलो सरकार का काम है, 1 महीने में कोई कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग वेट करते हैं, 3 महीना वेट कर लेंगे। खाली नहीं थे हम लोग, खाली वेट कर रहे थे। क्योंकि जब युद्ध की नीति ये बोलती है, हमारे एयरफोर्स ऑफिसर हैं और बाकी आर्मी वाले जो अभी बैठे थे सीनियर ऑफिसर, कि जो आपको वार की तैयारी पीस में करनी होती है। शांति काल है ना, वो तैयारी का काल है, घर बैठने का काल नहीं है। हमने भी वही काम किया, शांति काल में तैयारी की। क्योंकि हमें गवर्नमेंट का पता था गवर्नमेंट वादा खिलाफी करेगी। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए सरकार की तरफ से, आज तक, अब 6 महीने होने जा रहे हैं, आज तक सरकार की तरफ से ये नहीं आया भाई दोबारा बातचीत करनी। नंबर 2, हर आंदोलन में सरकार का यही रुख रहता है कि इनको अभी डराओ, धमकाओ और इनमें भय पैदा करो। तो भय पैदा करने के लिए उन्होंने 6-7 आदमी गिरफ्तार किए। और गिरफ्तार करने वाले जो आदमी थे, पूरी लिस्ट में उन्होंने देखा कि सबसे कमजोर आदमी कौन है। मैं इसलिए सरकार की निर्दयता के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे गरीब कौन है, सबसे कमजोर कौन है, उसको जेल में लेके जाओ। जो जेल से छूट नहीं सकता उसको जेल में लेके जाओ। पूरी स्टडी करके उन्होंने, भाई जेल में लेके जाना, मुझे लेके जाते, रतन जी को लेके जाते, भिक्खू जी को लेके जाते। उन्होंने वो काम नहीं किया। सबसे गरीब आदमियों को पकड़ा और जेल में लेके गए। जैसे उन गरीब आदमियों को पकड़ा, वो स्वाभाविक है कि उनकी फैमिली में हलचल मचने वाली थी, रिश्तेदारों में हलचल मची, उनके परिवारों में हलचल मची। अरे क्या हो गया, जेल हो गई, हमारे तो बच्चे जेल चले गए, आंदोलन में गए थे तो जेल चले गए। हमें भी पहली बार ऐसा लगा कि यार कुछ न कुछ सरकार ने बड़ा हमारे साथ धोखा किया। मैं, रतन जी, रातों रात हम लोग पाली पहुंचे, सबको बुलाया, सबको समझाया और उनको बोला जो हमने बाली में हमने वचन दिया था सबको कि किसी को भी मुकदमा लड़ना पड़ा, किसी की भी जेल हुई, उसका सारा खर्चा राष्ट्रीय पशुपालक संघ उठाएगा पूरा, और जेल से छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। 2 हमने उनको वचन दिए थे। सरकार तो अपने वचन से मुकर सकती है, लेकिन हम नहीं मुकरे। सेशन कोर्ट लेके गए, उनकी परेड कराई। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, समाज के लिए असली क्रांतिकारी वो लोग हैं। और सेशन कोर्ट में जब जमानत के लिए गए, पुलिस पहुंच गई कि इन लोगों को जमानत नहीं देनी है। सरकार ने सोचा इनको सबक सिखाते हैं। हम लोग हाई कोर्ट पहुंचे, अच्छा से अच्छा वकील किया और 18 दिन के बाद हमारे भाइयों को जेल से छुड़वा के लाए। कभी कभी हम सरकार को माई बाप समझ लेते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि सरकार बड़ा दयावान है। सरकार माई बाप नहीं है दोस्तों, और ना दयावान है। सरकार किसी को भी कुछ भी देना नहीं चाहती है, लेना जानती है। सब लोग टैक्स दे रहे नहीं दे रहे, लेना जानती है लेकिन देना नहीं जानती। उस दिन हमें मैसेज हुआ कि ये अधिकार से ज्यादा लड़ाई पावर गेम है,
किसके पास पावर ज्यादा है उसको अधिकार मिलेंगे, और जिसके पास पावर नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलेंगे। उस दिन हमें एहसास हुआ कि ये पावर गेम है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये स्टोरी, बाकी हमारे लोग तो जानते हैं, कुमावत साहब और पेंसिया साहब और हमारे डॉक्टर योगी सब मेरे साथ पाली गए वहाँ पे, अपने डॉक्टर योगी, पंचाल साहब, कुमावत साहब। उस दिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये पावर गेम है। 1 तारीख को भी पावर गेम होने वाला है, 1 तारीख को भी पावर गेम होने वाला है। सरकार देख रही है कि इनके कितने लोग आएंगे। हम ये जोश लेके जा रहे हैं कि हम वहां इकट्ठा होंगे और हमें हमारे हिस्से में जो फैसला होगा। इस पावर गेम में कोई भी जो गेम होता है उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, निश्चितता अनिश्चितता रहती है कि जीतेगा कौन, और दोनों पक्ष जीत के उद्देश्य से ही पावर गेम में जाते हैं। मैं दोस्तों इसलिए बताना चाहता हूं इस मीटिंग में, यदि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, फैसला अपनी तरफ होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, खास करके जो ओबीसी महापंचायत के यहाँ पे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे पेंसिया साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर योगी तो हमारे डीएनटी में ही हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ओबीसी यदि अलग से लड़ेगा, इतने सारे समाजों को शामिल करने के लिए कुमावत साहब हमें 2 साल लगे हैं। ये ऐसे समाज इकट्ठे नहीं हुए, 52 समाज, 2 साल लगे हैं। घर घर गए हैं हमारे आदमी, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में गए हैं, एक एक को समझाया, अपने साथ बैठा के लेके आए। ये कोई ऐसे नहीं भीड़ वैसे इकट्ठी हो जाती है, भीड़ लाने में बहुत मेहनत लगती है। जब जाके 2 साल में ये कारवां बना है। मैं इसलिए, क्योंकि लाइव में चल रहा है और ये मैं आपको स्पीच भी भेज दूंगा, हम लोग भी ओबीसी में हैं, ऐसा नहीं है। 32 कास्ट हैं, इस 32 कास्ट में 8 जो कास्ट हैं वो तो एससी में जाती हैं और 24 कास्ट ओबीसी में हैं। तो हमारे 10% का फॉर्मूला यह है कि भाई 3 से 4% तो हमारी जो घुमंतु जातियां एससी में हैं उनको एससी में आरक्षण मिलना चाहिए, और जो 7% हमें ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारे 10% का फॉर्मूला है। ये 10% का ही जो निर्णय इंदिरा साहनी केस में जो आया कि भाई एबीसी करना चाहिए, ए में घुमंतु समाज आएगा, बी में हमारा जो वोकेशनल ग्रुप आएगा, जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे कुमावत, कुम्हार, लुहार, खाती, सुनार, जो भी दस्तकार वर्ग है वो आएगा, और सी में भूस्वामी और कृषक वर्ग आएगा। ये 3 वर्ग, और ये 3 वर्ग ओबीसी आयोग, ईश्वरप्पा आयोग ने भी वही रिपोर्ट दी कि भाई एबीसी होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में तीनों वर्ग हैं, ए, बी और सी, इसी तरह से बांटे हुए हैं, उन्होंने भी ऐसे बांटे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ओबीसी का जो वंचित भाग है, बी वाला जो दस्तकार ग्रुप है, दस्तकार ग्रुप और हमारे ग्रुप में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। डीएनटी और दस्तकार को मिलेगा बी ग्रुप में मिलेगा, डीएनटी को मिलेगा ए ग्रुप में मिलेगा। तो दोनों समूहों के बीच कोई टकराव नहीं है कि वो कहेगा मेरा हिस्सा ले गया, वो कहेगा मेरा हिस्सा ले गया, क्योंकि दोनों का अलग अलग समूह है। हाँ, सी में भी नहीं है, सी तो हलवा खाने वाला है, इसलिए नहीं बोला। भूखे तो हम लोग हैं, वो तो हलवा खा रहा है, ठीक है। तो दोनों वर्ग में वह जो हलवा खा रहा है वो क्यों संघर्ष करेगा, उसको तो और हलवा चाहिए। अब ये भरतपुर में देखिए, और चाहिए कि और लाओ, लेके आओ मुझे, अभी कम पड़ रहा है और लेके आओ। जो भूखे वाला तो नहीं बोल रहा है, लेकिन जो हलवा खा रहा है वो भी कह रहा है कि मुझे और लेके आओ अभी, ठीक। तो ए और बी में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। इसलिए यदि ए और बी साथ में लड़ेंगे
तो दोनों को हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हम तो लड़ ही रहे हैं, आज ये 30वां दिन है हर जिले में, तो डीएनटी वर्ग तो 100% वहां पे आने वाला है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, यदि दस्तकार ग्रुप वहां पे नहीं आता है तो गवर्नमेंट को ये रहेगा कि भाई इनका तो है ही नहीं कोई आदमी, इनको तो आरक्षण की जरूरत नहीं। भाई आपके पास उनकी भीड़ ही नहीं है तो कहेंगे इनको तो जरूरत नहीं है, इसलिए आपका पक्ष कमजोर पड़ने वाला है। कभी कभी हम सोचते तो डीएनटी का आंदोलन है, अरे भाई डीएनटी का नहीं है। आपने देखा हो तो पुतले के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, आरक्षण का उपवर्गीकरण हो, वो हाईलाइट करने के लिए लिखा हुआ है कि भाई आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। और ये उपवर्गीकरण शब्द सारे वंचित समाजों के लिए है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एसटी समाज हो। एसटी समाज में भी एक दो समाज को छोड़ के बाकी सारे समाज वंचित हैं। एससी समाज हो, 3-4 समाजों को छोड़ के बाकी सारे समाज वंचित हैं। सबका हमने स्टडी किया, 150 समाज वंचित हैं और 15 समाज सब माल मलाई उनके खा जाता है। इसलिए 150 समाज के ऊपर 15 समाज राज कर रहा है। अभी बताया जैसे हमारा थानेदार नहीं है, हमारा एसडीएम नहीं है, नहीं है भाई, आप जहां जाकर देखोगे नहीं है। आप कोई समाज हो इसमें बैठा हो नहीं है। आप बताओ जोगी समाज के कितने हैं, कुमार समाज के चलो 2-4 होंगे, पर वो संख्या के हिसाब से तो नहीं के बराबर है। इसलिए ये स्थिति रहने वाली है। हमने भील समाज से बात की, वो लोग भी आ रहे हैं, इसीलिए दोस्त मॉडल बनाया, D फॉर DNT, O फॉर वंचित OBC, S फॉर वंचित SC, T फॉर वंचित ST। तो चारों वंचित समाजों में 150 समाज ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है और 15 समाज 60 से 70% हिस्सा लेके जाते हैं। यह मैं कोई अनुमानित नहीं बोल रहा हूं, आप सोचो वैसे ही हवा में तीर मार रहे हैं, नहीं। एसरानी रिपोर्ट गुर्जर आंदोलन के टाइम में, अभी डॉक्टर कुमार ने गुर्जर आंदोलन के जो बात कही, इसरानी रिपोर्ट गुर्जर आंदोलन के टाइम में एक इसरानी आयोग बैठाया गया और उनसे बोला गया कि भाई सभी समाजों की बात बताओ कि हर समाज का कितने आदमी सरकारी नौकरी में हैं और शिक्षा में कितने हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा और दुख भी होगा कि 5 समाज 60 से 70% आपका हिस्सा ले जाता है। 91 समाज ओबीसी में, 86 समाज को 30 और 40 मिलता है और 40 समाज इसमें ऐसे हैं जिनको 0 मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हर साल एक भी ऑफिसर नहीं, हर साल ना उनका बच्चा डॉक्टरी में ना इंजीनियरिंग में। किस सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कौन से ख्यालों में खोए हुए हैं, कौन से संविधान में खोए हुए हैं। असलियत तो ये है। और जैसे हम लोग बोलेंगे 10 आदमी एकदम साथ में आएंगे। अभी हमारे पास समाचार आने लग गए कि दोस्त के बारे में नहीं बोलने का है। ऐसे समाचार भी आ रहे हैं कि भाई बाकी ठीक है डीएनटी के बारे में बोलो लेकिन दोस्त के बारे में नहीं बोलना है। ठीक है, ये हम लोग जयपुर में जाएंगे और भी विरोध आएंगे, विरोध आना अच्छी बात है। हम लोग अपना हक बताएंगे, वो लोग अपना हक बताएंगे, शर्म तो आएगी। अरे जो हमारा सारा हिस्सा खा रहा है, मैं तो बोलता हूं, मैं तो अभी बोल रहा हूं कि भाई या तो आप सारा ही ले लो, हमें भी संतुष्टि रहेगी, भाई हमें कुछ सारे हम लोग जनरल में हैं, सब तुम बांट लो, 15 समाज आपस में बांट लो, पर एक ही काम करो, जो टैक्स हम दे रहे हैं वो सारा टैक्स हमें वापस दे दो। आप रखो, सारे आरक्षण रखो, हमें नहीं चाहिए। जो टैक्स मिल रहा है उससे हम अपनी स्कूल बना लेंगे, हमने बच्चों को पढ़ा देंगे और जर्नल में फाइट करेंगे और आपसे ज्यादा नंबर ला के दिखाएंगे।
इसलिए कोई हमारी योग्यता पे क्वेश्चन मार्क करता है, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है कि इन लोगों में योग्यता नहीं है, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। अरे आप 500 मीटर दूर खड़े हो और हम यहां पे खड़े हैं और बोल रहे हैं 500 मीटर की बराबरी करो, कैसे करेंगे? वो 500 मीटर आगे है। अरे दौड़ में पहले से ही जो आगे चला गया और आप चाबुक मार मार के बोल रहे हो कि उसकी बराबरी करो, क्या उसकी बराबरी होगी? क्या नहीं होगी। इसलिए हम तो बोल रहे हैं सारा ले ले भाई, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, रैली करने की जरूरत नहीं है, हम थाली में दे देते हैं। लेकिन सरकार ये निश्चित करे कि 8.5 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की है, 6 करोड़ लोग वंचित समाज है, 6 करोड़ लोग वंचित समाज है हमारा। इसलिए या तो वंचित समाज को सारा टैक्स लौटा दो, जो अभी डॉक्टर योगी ने बताया ना, और पेंशनर साहब ने बताया, कुमार साहब ने बताया, सरकार हमारी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, हमारी 60% हम लोग हैं। बेवकूफ बना के वोट लेके जाते हैं, बेवकूफ बनाकर। अभी हमने आहोर में एक एमएलए का पुतला जलाया, उसके ऊपर उसके समर्थकों का आता है ये तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो मालवा होके आया और वहां पे आपकी भेड़ें मर गई थी तो वहां पे इसके आंसू आ गए थे। बाकी लोगों ने बोला भाई आंसू इस बार हम डरने वाले नहीं हैं, कोई भी हो डरेंगे नहीं। और लोकतंत्र का जगह जगह पे हमारे लोगों को अर्थ बताएंगे कि हाँ ये लोकतंत्र है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आंदोलन में जो भी हमसे अभी समझौता होगा सरकार आएगी, पक्का सरकार हमारे पास आने वाली है, पक्का आएगी। हम वो भूल नहीं करेंगे जो दूसरे समाजों ने की है, सारा प्लान लिख के रखा है, वो भूल नहीं करेंगे जो दूसरे समाजों ने किया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि यदि उस दिन बातचीत के बाद एक लाइन भी सरकार इधर से उधर हुई, एक लाइन भी सरकार इधर से उधर हुई, हमारे पास अगला प्लान है, बटन दबाएंगे अगला प्लान चालू हो जाएगा। इसलिए हम छोड़ने वालों में से नहीं है। सरकार ने बोला दोबारा आंदोलन नहीं कर पाएंगे, मैं भूल है आपकी, भूल है आपकी। अरे वहां तो हमने एक ही स्थान पे आंदोलन किया था, पूरे राजस्थान में आंदोलन लेके जाएंगे, पूरे राजस्थान में। आपने देखा 2 महीनों में कारवां देखा, कुमार साहब ने पाली में और हमारे डॉक्टर योगी ने दोनों आए थे, पाली में देखा लाल पगड़ी पीली पगड़ी सारे समाज हमारे वहां पे थे, पुलिस की पुलिस वहां पे खड़ी हुई थी, हर बार कारवां हमने दिखाया। आज के दिन तक 18 से 20 हजार किलोमीटर के हम लोग यात्रा कर चुके हैं और लाखों लोगों की भीड़ हमारे यहां पे आ चुकी है। मैं तो ये बोल रहा हूं, भूखा आदमी होता है ना, उसके पेट में जो अग्नि होती है वो बहुत खतरनाक है। जब तक उसको दबा के रखोगे, कब तक, जिस दिन उसकी ज्वाला निकलेगी ना, ज्वालामुखी बनेगी, ज्वालामुखी। इसलिए सब लोग भूल कर रहे हैं कि ये लोग आएंगे, खाली दूसरे समाज ये बड़े आंदोलन कर सकते हैं, ये बड़े आंदोलन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, दूसरे समाज धमकी देगा, बहुत कुछ होने वाला 1 तारीख के बाद।
1 तारीख के बाद बहुत कुछ होगा। हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं, हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारे लिए आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। इस बार हम झुकेंगे नहीं। ये हमारे समाजों के विकास, प्रगति और उनकी आजादी की लड़ाई है। झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये प्रण लेके जा रहे हैं 1 तारीख को। इसलिए मैं सबसे बोलना चाहता हूं, आज की मीटिंग तो एक पहली मीटिंग थी। हमारे जिलाध्यक्ष भी हमने बेचारे 10 दिन का ही पहले ही बनाया उनको, और उनको भी टाइम नहीं मिला। सतवीर जी को भी और हमारे मनोज, सारे लोग लेके आए। लेकिन जयपुर में ऐसी भूल नहीं करने का। जयपुर में आपने भूल कर दी कि चलो मैं अकेला ही चलता हूं, क्या होगा 2 आदमी लेके जाऊंगा तो। जयपुर में भूल कर दी। आपके बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, पिताजी और दादाजी, जयपुर में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, आप घर में क्यों बैठे थे? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? आजादी की लड़ाई में ऐसा ही हुआ। सब लोग गांधी जी के साथ में रोड पे लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग घर में बैठे थे। वो अपने बच्चों को समझा रहे थे, अरे गोली मार देगा अंग्रेज, तू आंदोलन मत जा, तेरी पढ़ाई चल रही है, तू मत जा, तू मत जा, मैं भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन देश को आजादी मिली कि नहीं मिली? देश को आजादी मिली। देश को आजादी आंदोलन से ही मिली है। देश को आजादी मिली, और जो आंदोलन में भाग लिया वो देशभक्त कहलाए कि नहीं कहलाए? और जो चुपचाप घर में बैठे थे, जिंदगी भर पछताए कि एक मौका आया था देश के लिए काम करने का, उस दिन मैं घर बैठा हुआ था। दूसरा मौका जिंदगी में कभी मिलता नहीं है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को समझाइए कि भाई ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। यदि ये दोनों ग्रुप, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। ये वंचित समाज आगे आ गया ना, जैसे इतिहास में क्रांति हुई है वही क्रांति है। चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे वो चीन की क्रांति हो, वो क्रांतियां तो हम नहीं करना चाहते, वो खूनी क्रांतियां थी। लेकिन क्रांति इस शब्द में बोल रहा हूं, वहां जो राजाओं की सत्ता थी, वहां जो कुछ ही आदमियों के हाथों में सत्ता थी, वो सत्ता हमेशा के लिए बदल गई। इसलिए आप इस आंदोलन को बहुत ही सीरियसली लेना। किसी बड़े आदमी की, धनवान आदमी की, या कोई आपको लगे कि यह आदमी आएगा तो मेरा काम होगा, दोस्तों कभी इंतजार मत करना, कभी इंतजार मत करना। वो लोग आपके आंदोलन में नहीं आएंगे। अरे जिसको सुविधा सारी है वो क्यों धूप में मरेगा? क्यों आपके साथ आएगा? हम लोग बार बार व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, वो आदमी आना चाहिए, वो आदमी आना चाहिए, वो आदमी आना चाहिए। अरे भाई क्यों आएगा? तकलीफ उसको है ही नहीं, तकलीफ तो हमें। अरे जिसको तकलीफ है वो आंदोलन में आएगा, वो लोग नहीं आएगा। आजादी राजा महाराजाओं ने नहीं दिलाई थी, आजादी पूंजीपतियों ने नहीं दिलाई थी, आजादी आम आदमी ने दिलाई थी, आम आदमी ने। इसलिए आम आदमी से अपेक्षा करना, मेरे पड़ोसी भाई से अपेक्षा करना, मजदूर से करना। लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास सुविधा है, वही नेता बन सकता है। इस आंदोलन के दौरान रतन भाई भी मेरे साक्षी हैं, कालूराम जी भी साक्षी हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, हजारों की भीड़ लेके आए, हजारों की भीड़ लेके आए। इसलिए पैसे से और लीडरशिप का कोई कनेक्शन नहीं है। खाली विल पावर होनी चाहिए, एक दिल में आग होनी चाहिए। मैं समाज के लिए काम करूंगा, मैं घर घर जाके पीले चावल बांटूंगा, मैं ये कागज बांटूंगा,
और ये मेरे कहने पे ये लोग आएंगे, असली नेता वही है, असली नेता वही है। सब लोग तैयार? लाल सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब लोग तैयार? किसी भी परिणाम के लिए बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं। कोई भी डिसीजन, बहुत सारे, खास करके आंदोलनों में जैसी परिस्थिति बनती है वैसी डिसीजन ग्राउंड पे लेने पड़ते हैं। पहले जो आप पहले प्लान करके जाते हो, प्लान कभी वैसा होता नहीं है। सिचुएशन बेस्ड डिसीजन होते हैं। हम लोग वही कोशिश करेंगे कि सिचुएशन बेस्ड अच्छे से अच्छे डिसीजन लें, और पूरी कोशिश ये है कि वो हमारा जो भी आंदोलन हो शांति प्रिय हो, अहिंसक हो। अरे उपवास करेंगे, बैठ के उपवास करेंगे, उपवास करेंगे। भूख से कोई आदमी नहीं मरता है, भूख से कोई आदमी नहीं मरता है। 2 या 3 दिन भूखा रह जाए, बेहोश हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। जिंदगी भर भूख के रहने से बेटर है 3 दिन भूखे रहना। वो अपने हाथ में है। हम महिला को बोल रहा है, बहन जी कल भी हमने बोला उपवास करोगे, बोला मैं तैयार हूं। और अभी तक भगवान के लिए उपवास किया हमने। भगवान ने कुछ दिया, उसको किसी को नहीं दिया, किसी को दिया। अभी तो अपने वर्तमान भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए उपवास कर रहे हैं। ऐसे उपवास 1000 दिन करें तो भी कम पड़ेंगे, तो भी कम पड़ेंगे। इसलिए साथियों, संख्या से मत डरना, बस एक ही मिशन रखना तैयार। मैं कितने आदमियों को इनवाइट कर सकता हूं? सोशल मीडिया के माध्यम से इनवाइट कर सकता हूं, घर जाके इनवाइट कर सकता हूं, रिश्तेदारों को इनवाइट कर सकता हूं, फोन करके इनवाइट कर सकता हूं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उसमें बहुत सारे डाइवर्जन आएंगे। हर समाज में होता है, कोई भी समाज अछूता नहीं है। चाहे मेरा समाज हो, चाहे आपका समाज हो, कोई समाज अछूता नहीं है। उसमें एक वर्ग आता है नो शेयर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसी जिंदगी जियो। आप तो घर में बैठ जाओ, पहले भी घर में बैठे थे, आज भी घर में बैठे रहो, जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं नो शेयर। दूसरा वर्ग है चेंज मेकर, जो परिवर्तन लाना चाहता है, जो चाहता है मैं इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहता हूं, जो चाहता है मैं अपने समाज को आगे लेके जाना चाहता हूं, उस वर्ग के ऊपर ध्यान दीजिए और वही वर्ग परिवर्तन लेके आएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 85% लोग हमारे पास ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, समाज आगे आना चाहिए, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने। 85% लोग। 15% की तरफ ध्यान मत दो, भगवान ने जैसी उनकी बुद्धि दी है, कोई बात नहीं, चलने दो। उसके ऊपर ध्यान मत दो, हमें 85% पर ध्यान देना है। बहुत बड़ी संख्या है, उनको बोलो कि भाई अपने को चलना है और हमें अपने हक और अधिकार लेकर के आना। मेरी बात सही है? गलत तो नहीं बोला कुछ? इस प्लान के ऊपर हमें काम करना है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से, पैंसिया साहब से, क्योंकि ये ओबीसी के अभी यहाँ पे 2-3 रिप्रेजेंटेटिव है, अभी सुनार समाज से भी 1-2 दिन में बात होगी, उनके कुछ अध्यक्ष हैं, उनसे भी, बाकी समाजों से भी, इनसे भी, इनके माध्यम से या जहाँ जहाँ कनेक्ट होगा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको समझाएंगे कि भाई एक समाज में अब 3 लाख लेके आओ। डॉक्टर साहब ने बताया हमारे महाकुंभ में 5 लाख आए थे ना, 5 लाख आए थे, लेकिन युग परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी पगड़ी जरूर दिखाई, संस्कृति जरूर दिखाई, खुश होके आ भी गए, लेकिन कोई चेंज नहीं। एक समाज से कभी कोई चेंज नहीं आने वाला है। आंदोलन और सम्मेलन में फर्क है। यहां आंदोलन में एक मिशन लेके आता आदमी, 1 मिनट, ये मिशन लेके आता है जो अपने आंदोलन में
कि मुझे बदलाव लेके आना है, सरकार से लड़ाई होती है आंदोलन में और अधिकार लेने के लिए आता है। सम्मेलन जो हम लोग करते हैं उसका एक सामाजिक उद्देश्य होता है। सामाजिक उद्देश्य कई बार पूरे होते हैं, लेकिन असली जो हक और अधिकार है सरकार के पास है, इसलिए आंदोलन में से ही परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग जयपुर आने के लिए तैयार? पक्का? 15 जातीय सम्मेलन हुए थे, लेकिन लाखों की भीड़ भी आई थी उसमें, अलग अलग वही कर सब समाजों की बात कर रहा हूं। तो लास्ट में बोलना चाहता हूं, सब लोग जयपुर आने के लिए तैयार? अब ये मेरे युवा साथियों सब तैयार ना? पीछे जो बैठे हैं दोनों हाथ उठाओ, ऐसे करोगे तो आंदोलन नहीं होगा भाई। मैंने इतनी एनर्जी लगाई, आप चुपचाप बैठे रहोगे तो हाँ, तो 1 तारीख को सब लोग आने के लिए तैयार? आपको ये इस तरह का पंखा ये नहीं मिलेगा, सब तैयार? तैयार। डंडे खाने के लिए तैयार? तैयार। भूखे मरने के लिए तैयार? तैयार। जेल जाने के लिए तैयार? तैयार। तो हमारी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएनटी एकता जिंदाबाद।